Hello students, welcome to RT Academy. And as you know, I am your biology teacher नागेंद्र शाह. तो भाई लास्ट टर्न पे लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि आखिर हमारा जो डीएनए है जिसकी लेंथ अबाउट 2.2 मीटर है, कैसे वो एक सेल के अंदर समाहित हो गया. और हमने इसके लिए हेडिंग पढ़ी. वो हेडिंग हमारी हुई पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. तो लास्ट वीडियो में हमने जो आपको भेजा उसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस एंड आपका डीएनए का नेगेटिव चार्ज क्यों है, और आपके जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये सारी चीजों पे हमने चर्चा की थी. तो जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो उन वीडियोस को देखे और आगे टॉपिक पे आए. और आगे टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक आएगा वो आएगा, आज हम लोग सर्च करेंगे कि आखिर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है. आज हमारी बात चालू होगी हमारे जेनेटिक मटेरियल पे कि हम ह्यूमंस आज तो मॉडर्न युग में जानते हैं बिकॉज हमारे कई साइंटिस्टों का पीछे उनका सेक्रीफाइस रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे हम आज तो बोल देते हैं सर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वायरस में कोई जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. लेकिन ये जो रिसर्चें हुई हैं हम इस पे लेके काम करेंगे कि आखिर उन लोगों ने क्या क्या मेहनत करी, उन लोगों ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जिसके थ्रू आज हमें पता चल पाया कि हमारा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. इस चर्चा को आगे करते हुए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहती हैं हमारी आरटी एकेडमी पे, जहां पर बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. साथ ही साथ लाइक शेयर करते रहें, आगे कहानी बढ़ती रहेगी हमारी. तो आज का टॉपिक हमारा है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. अपने आप को आज की जगह पे एक साइंटिस्ट की तरह समझे कि आपको एक टास्क दिया गया है और टास्क ये दिया गया है कि सर्च करना है आपको जेनेटिक मटेरियल क्या है. तो सर्च करते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या है. कुछ खास बातें पहले बता दूं आपको. जेनेटिक मटेरियल के लिए जो पहले की लड़ाइयां थी, यानी जो लोग सोचते थे कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, लोगों के दिमाग में था कि प्रोटीन नाम की कोई चीज होती है जो जेनेटिक मटेरियल है. किसी के मन में था कि आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड उनका जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ का मानना था डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए. पहली चीज से चर्चा हम करेंगे कि आखिर कोई चीज है भी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है. पहले इस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसी कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाती है. पहले उसका पता लगा लिया जाए. उसका पता लगा लिया जाए तो फिर हम ये पता लगाएं कि आखिर वो कौन सी चीज जो जाती है. तो 3 मॉलिक्यूल्स में मिथ था कि या तो प्रोटीन एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, या आरएनए जाती है, या फिर डीएनए जाता है. इसी चीज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं आज के एपिसोड में. और हमारा आज का एपिसोड है बेस्ड है हमारे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पे, जहां पर एक्सपेरिमेंटली टू प्रूव व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल. एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम प्रूव करेंगे हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले सर्चिंग पे जो हमारे साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ्स. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट दिया. ये पहले इसी एक्सपेरिमेंट में साबित करना चाह रहे थे कि आखिर है क्या हमारा, क्या कोई चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती भी है. पहले यही प्रूव कर दिया जाए, फिर तो बाद में ढूंढा जाए कि हाँ भाई डीएनए जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, या फिर आरएनए जा रहा है. तो पहले यही साबित किया गया कि कोई चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी. इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे मिस्टर ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया. ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना या ट्रांसफॉर्म हो जाना. इसके लिए मिस्टर ग्रिफिथ ने क्या किया, मिस्टर ग्रिफिथ ने 2 स्ट्रेन बैक्टीरिया है, 2 टाइप के बैक्टीरिया को यूज किया. देखिए पहला जो स्ट्रेन दिख रहा है इसको इन्होंने एस स्ट्रेन बोला. एस स्ट्रेन का मतलब क्या था, एस का मतलब होता है स्मूथ. स्मूथ स्ट्रेन लिया, ये वायरुलेंट था. स्मूथ क्यों है, क्योंकि बाहर पॉलीसेकेराइड और म्यूकस की बनी लेयर थी, जिस कारण ये आपको शाइनी
फील, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो साइनी बैंड आपको दिखाई पड़ेंगे, अपीयर होंगे। क्यों अपीयर हो रहे हैं? क्योंकि म्यूकस की लेयरिंग है इसमें। म्यूकस की आउटिंग कोटिंग होने के कारण हमारा जो बैक्टीरिया था उसने एस स्ट्रेन नाम दिया गया। एस मतलब स्मूथ से। तो यहाँ पर दो चीजें पहले जानने वाली बात है कि जो एस स्ट्रेन हमारा बैक्टीरिया है, ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया है। क्यों स्मूथ है? क्योंकि म्यूकस की आउटर कोटिंग है। सेकेंड थिंग, ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब ये हार्मफुल है और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया एक खतरनाक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया आपके लंग्स के एल्वियोलाई में पाया जाएगा ड्यू टू इन्फेक्शन, और आपके लंग्स में एल्वियोलस को म्यूकस से फिल कर देगा, जिससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया था, निमोनिया जो हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन नाम दिया गया। दूसरा हमने एक बैक्टीरिया लिया जो थोड़ा सा रफ दिख रहा था, इसको हमने आर स्ट्रेन नेम दिया। ये नॉन वायरुलेंट था। नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है नो हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। जबकि आपका वायरुलेंट बैक्टीरिया ये वाला, ये हार्मफुल था। दो बैक्टीरिया हो गए। एक हमारा हार्मफुल है जिसे हमने एस स्ट्रेन नाम दिया। एस स्ट्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्मूथ है। सेकेंड हमारा नॉन वायरुलेंट है जिसको हमने नाम दिया आर स्ट्रेन। कोई म्यूकस रिपोर्ट नहीं है, बट डू नॉट कॉज निमोनिया। ये निमोनिया नहीं कॉज करता। हमने इन दोनों बैक्टीरिया को लिया। जब हमने इन दोनों बैक्टीरिया को लिया तो इन दोनों बैक्टीरिया का हमने एक कल्चर तैयार किया। एक पेट्री डिश में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, अदर पेट्री डिश में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हमने लिया। दोनों बैक्टीरिया को साथ में रखा। हमने किया क्या? देखिए, पहले तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम माइस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हमने टू टाइप के बैक्टीरिया लिए। हमारा बैक्टीरिया था, हमने टू टाइप के लिए बैक्टीरिया। फर्स्ट बैक्टीरिया हमने लिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एंड अनदर बैक्टीरिया का जो टाइप था वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हमारा स्मूथ बैक्टीरिया था क्योंकि म्यूकस की आउटर कवरिंग पाई जा रही थी, और ये स्मूथ बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर रहा था, यानी ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था। और सिंपल सी बात है, निमोनिया कॉज करेगा तो ये वायरुलेंट हो जाएगा, यानी खतरनाक। दूसरा हमारा था आर। आर मींस रफ। रफ होते हैं, और ये भाई साहब हमारे निमोनिया नहीं कॉज कर रहे होते। निमोनिया नहीं कॉज करते, इसलिए हमारे नॉन वायरुलेंट है। याद रखिएगा इन दोनों टाइप के बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पे। दो बैक्टीरिया लिए, इन्होंने चूहे पकड़ लिए। जब माइस पकड़ लिए, किया क्या इन्होंने? क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेसिकली माइस पे किए जाते हैं। इन्होंने क्या किया? कल्चर तैयार किया जो लिविंग एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया है। लिविंग एस स्ट्रेन लिया और उसका इंजेक्शन लगा करके माउस को डाल दिया। जब माउस को दे दिया तो बेचारा माउस हमारा आप देख रहे हैं लुढ़क गया, माउस डाई, चूहा मर गया। एस स्ट्रेन देने पे चूहा मर जाएगा, मरना पड़ेगा, बिकॉज एस स्ट्रेन निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को रखता है। और जब निमोनिया वाले बैक्टीरिया दे दिए हमने चूहे को, माउस को, तो माउस प्यारा हो गया। लेकिन हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। हमने पहले आर वाले को भी आजमाने की कोशिश करी। हमने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कल्चर को माउस को दिया, माउस जिंदा रहा, हंसता खेलता रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। यानी दो कंडीशन रखनी है आपने। पहली कंडीशन में एस स्ट्रेन को माउस में डाला, माउस खल्लास। दूसरा आर स्ट्रेन वाले को डाला, माउस सरवाइव किया, जिंदा रहा, क्योंकि हमें पता है एस स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट होता है। फिर हमने दिमाग लगाया कि चलो अच्छा हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किलिंग एस स्ट्रेन। हमने जो एस स्ट्रेन वाला था उसको हीट से हीट दिया, हीट से किल हो जाते हैं बैक्टीरिया, उनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल। जब हमने हीट किल डाला तब भी चूहा हमारा क्या रहा? सरवाइव कर गया। हमारे माउस मस्त रहा, क्योंकि
हीट कील्ड देने पे ये हुआ कि हमारा बैक्टीरिया मर गया। जब बैक्टीरिया मर गया तो वो ग्रोथ कर ही नहीं पाया, और ग्रोथ कर नहीं पाया तो माउस हमारा जिंदा रहा। थर्ड कंडीशन में आ गई थी। पहली कंडीशन, एस को जब डाला चूहा मर गया। सेकंड कंडीशन में जिंदा रहा क्योंकि आर स्ट्रैंड डाला। थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया, हीट कील्ड डाला। जब हीट कील्ड डाल दिया तो बैक्टीरिया तो मर गया और हमारा चूहा जिंदा रहा। लेकिन एक आखिरी घटना घटी जो ग्रिफिथ ने घटना घटी कि इन्होंने हीट कील्ड वाले में आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाल दिया। आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया हीट कील्ड स्ट्रेन में डाल दिया। आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, जब हमने मिक्स कर दिया हीट कील्ड एस था, यानी कि जिंदा एस स्ट्रेन नहीं था, हीट कील्ड एस स्ट्रेन था। जब दोनों को मिक्स कर दिया, देखा गया माउस फिर मर गया, माउस डाइज हो गई, उसकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि आपने एस स्ट्रेन वाले को हीट किल करके उसकी सेल को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसके मौजूद डीएनए, उसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल को आर स्ट्रेन ने अपनाया और अपनी बॉडी को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। यही था ट्रांसफॉर्मिंग मेथड। थे ये भाई साहब हमारे आर स्ट्रेन के, इनको लेकिन एस स्ट्रेन मिल गया, इन्होंने उस एस स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को यूज कर लिया और यूज करके ये क्या हो गए, एस वाले में कन्वर्ट हो गए। और जब एस वाले में कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने इसको मार दिया। ग्रिफिथ इस पे एक कंक्लूजन पे पहुंचे। ग्रिफिथ इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे। देखिए सारी प्रोसेस आप देख लीजिए। पहले एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई। आर स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लाइव। एस स्ट्रेन हीट कील्ड इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लाइव। and S strain plus R strain inject into mice, mice die। क्यों mice die? क्या ग्रिफिथ ने हमारे निकाला? देखिए ग्रिफिथ ने कहा, he concluded that some transforming principle, ग्रिफिथ ने यहीं पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बनाया और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बनाते हुए ग्रिफिथ ने कहा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। ये ट्रांसफर हो गए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। It enables R strain to synthesize. It enable R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. R strain बदल गया S strain में, इसने अपने सराउंडिंग म्यूकस की सीथ बना ली, कोट बना लिया और वायरुलेंट हो गया। This is due to the transfer of genetic material। क्यों एक चीज, एक बैक्टीरिया, यानी क्यों हमारा आर बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इसने एस वाले का जेनेटिक मटेरियल अपनी बॉडी में ले लिया, और जब जेनेटिक मटेरियल ले लिया तो आर एस में कन्वर्ट हो गया, नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एस वाला मौजूद था इसके पास, तो इसने इसका मतलब कि एस वाला वायरुलेंट होता है। क्यों आर ने मार दिया? आर ने इसलिए मार दिया क्योंकि आर की बॉडी में हमारे एस के डीएनए आ गए थे, यानी स्मूथ के डीएनए आ गए थे, इसलिए हमारा माउस मारा गया। ये हमारे थे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिससे ये प्रूव हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है, जो एस से आर में चली गई और आर से एस में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो हमारा पहला था, ये हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को बताया ट्रांसफॉर्मिंग मेथड के थ्रू। ये बताया गया कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। अब आगे साइंटिस्ट आए हमारे नेक्स्ट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हमारे 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी तीनों ने मिलकर के एक चीज जानना चाहिए, आखिर क्या चीज थी जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई। वो क्या चीज थी? मैंने बताया 3 चीज में लोग अडिग थे। कुछ बोलते थे कि वो प्रोटीन है, कुछ बोलते थे वो आरएनए होगा जो ट्रांसफर हुआ होगा, और कुछ का कहना था कि वो डीएनए है जो ट्रांसफर हुआ होगा।
तीनों लोगों की बहस छिड़ी इसी में। कोई कह रहा नहीं प्रोटीन है जिसने ट्रांसफर कर दिया आर वाले को एस में, कोई कह रहा नहीं आरएनए था जिसने आर वाले को एस में ट्रांसफर किया, मतलब नॉन वायलेंट को वायलेंट ट्रांसफर किया। कुछ ने कहा नहीं भाई डीएनए है। इस चीज को साबित करने के लिए हमारे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया हमारे 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। इन्होंने हेल्प करी, इन्होंने हेल्प ली। देखिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं प्रोटीएजेस। ये क्या करता है, अगर हम प्रोटीन में प्रोटीएजेस एंजाइम को मिक्स कर दें तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम आरएनएज कहते हैं। ये आरएनएज आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, यानी इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है तो न्यूक्लियोटाइड अगर आरएनए में है तो उसको बोल दिया राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है हमारा आरएनएज एंजाइम। साथ ही साथ ऐसे ही एक एंजाइम हमारा होता है डीएनएज। ये जो एंजाइम है ये डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है न्यूक्लियोटाइड। यानी अगर इन एंजाइम्स को डाला जाए प्रोटीन में, अगर प्रोटीएज डाल देंगे तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी प्रोटीन एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आरएनएज यूज करते हैं तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा आरएनए का। एंड अगर डीएनएज डालते हैं तो डीएनए का ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमने एक काम किया, हमने नहीं मिस्टर एवेरी मैकलियॉर्ड ने किया। उन्होंने किया क्या, हीट किल्ड एस सेल्स को लिया, हीट किल्ड एस सेल का सॉल्यूशन तैयार किया और उस सॉल्यूशन को रख लिया इन्होंने और हर एक सॉल्यूशन में एक बार प्रोटीएज मिलाया। पहले प्रोटीएज मिलाने के बाद जब उन्होंने माइस को लगाया, माइस जिंदा रहा क्योंकि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल था ही नहीं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया तो ट्रांसफॉर्मिंग मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं आए। आर और एस को मिक्स करके रखा था हमने, एस वाले में जो हमारा वायरुलेंट था और हमारा क्या दूसरा आर, दोनों को मिक्स करके रखा। देखिए हीट किल्ड एस रखा हुआ है। जब हमने इसके साथ आर को मिक्स कर देंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट कर क्या रहे हैं हम लोग, कर ये रहे हैं कि हीट किल्ड एस ले लिया जैसे कि हमारे ग्रिफिथ ने लिया हुआ था, वही लिया है हीट किल्ड। अब हमने दिमाग लगाया कि इसको हमें ट्रांसफॉर्म देखे होता है कि नहीं होता है, तो कोई भी यहाँ पर एस वाला था, इसी में हम आर स्ट्रैंड को मिला के रखेंगे, आर स्ट्रैंड को। अब जब आर स्ट्रैंड चलाएगा तो आर वाला क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एस में। अब अगर इसको हम माउस में डालेंगे तो माउस के साथ क्या होगा, 3 चीजों पे हम देख रहे हैं इस चीज को। एक बार हम इस आर स्ट्रैंड में प्रोटीएज डाल देंगे, एक बार हम आरएनएज डाल देंगे, एक बार हम डीएनएज डाल देंगे। अगर प्रोटीएज डाल दिया तब भी वो आर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन तो थी नहीं क्योंकि प्रोटीन का तो ब्रेकडाउन हो गया। ऐसे ही आरएनएज डालेंगे, अगर आरएनएज डाल दिया तब भी वो मर जाता है, इसका मतलब आरएनए का भी कोई रोल नहीं होगी, अब भी आरएनए को पहुंच रहा है। हाँ, अगर हमने डीएनएज डाल दिया और डीएनएज डालने के बाद हम देख रहे हैं डीएनएज का ब्रेकडाउन हो गया, यानी जो एस वाले का डीएनए था वो टूट गया। अब जब एस वाले का डीएनए डिजनरेट हो गया तो वो आर वाले को एस में बदल नहीं पाएगा, और जब आर स्ट्रैंड एस में बदल नहीं पाएगा तो चूहा मरेगा नहीं। यानी थर्ड वाला अगर हम कर देंगे तो चूहा मरता नहीं है, माउस की डेथ नहीं होती है। इससे प्रूव हुआ था कि डीएनए ही हमारा है जो एक जेनेटिक मटेरियल है। चलिए इनकी बात समझते हैं। तो एवरी मैकलियॉर्ड एंड मैककार्टी ने वर्क किया डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को जानना चाह रहे थे। एंजाइम याद रखिएगा, काफी हेल्प करेगा उस जगह पे। They purified biochemicals, protein, DNA and RNA from heat-killed S cells using suitable enzymes. इन्होंने heat-killed S से 3 चीजों को अलग कर दिया। एक प्रोटीएज मिलाया, उसमें कोई प्रोटीन नहीं था। एक में आरएनएज डाला, सिंपल सी बात है आरएनएज है तो सब कुछ आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रोटीन रहेगा और डीएनए रहेगा। दूसरा जो उन्होंने लिया उसमें डीएनएज डाल दिया, डीएनएज डाल दिया तो डीएनए नहीं, उसके अलावा प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। 3 सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं पक्का। एक हीट किल्ड एस से निकाला 3 सैंपल, एक में इन्होंने डाला जब प्रोटीएजेस तो प्रोटीन खत्म हो गई सारी, उसमें डीएनए और आरएनए यहाँ पे था। दूसरे में आरएनएज यूज किया तो यहाँ पर आरएनएज का डिग्रेडेशन हो गया, बचा क्या प्रोटीन एंड डीएनए। थर्ड में डीएनएज डाल दिया तो डीएनए तो नहीं रहा, इसके अलावा
प्रोटीन और आरएनए मौजूद था। आप देखिए क्या होता है। जब नो प्रोटीन वाले को हमने आर के साथ ऐड कर दिया तो एस सेल्स अपीयर तब भी हो रही थी। यहां पर भी एस सेल्स अपीयर हो रही, यानी कि आर वाला एस में कन्वर्ट हो रहा था। यहां पर भी आर वाला एस में कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी आर वाला एस में कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हो रहा? क्योंकि अभी डीएनए उसका जिंदा था। प्रोटीन अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहां पर ये अपीयरेंस नहीं आती। अगर आरएनए होता तो हमने आरएनए डाला हुआ था, यहां पर भी अपीयरेंस नहीं आती। लेकिन सब जगह पर, दोनों जगह पर हमें वो आर वाले एस में कन्वर्ट होते दिखाई पड़े। और जब आर वाले एस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मीन ये है कि ना प्रोटीन थी, उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था, ना तो आरएनए था। लेकिन जब हमने डीएनए वाले सॉल्यूशन में देखा, जहां पर मैं डीएनए से एंजाइम डाला था, जब उसमें देखा तो उसमें हमें आर सेल मिक्स किया तो हमें एस सेल्स दिखाई नहीं पड़ रही थी। आर सेल्स ही रही, कहीं पर भी देखिए डॉटेड वाला अपीयरेंस नहीं मिलता है। जब नहीं मिल रहा है इसका मतलब डीएनए हो चुका था यहाँ पर डिग्रेड, और जब डीएनए टूट चुका था तो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो नहीं कन्वर्ट कर पाया आरएनए आर स्ट्रेन को। तो इससे प्रूव हुआ, इन्होंने प्रूव किया, बायोकेमिकल लोगों ने प्रूव किया, एवरी मैकले और मैकार्टी ने, इस बात सही है, हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। क्यों? दो में तो दिख रहा है आपको कि स्मूथ बैक्टीरिया बन गया, लेकिन थर्ड में नहीं दिख रहा हमें स्मूथ बैक्टीरिया बनते हुए। स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो चुका था। जब डीएनए नहीं तो प्रोटीन नहीं तो कोई कैरेक्टर नहीं, और कोई कैरेक्टर नहीं तो आर वाला अपना आर में फॉर्म में रहा। इस तरीके से दूसरा जो ये इन्होंने किया ट्रांसफॉर्मिंग मेथड को समझने का, ये काफी अच्छा रहा मेथड, जिससे ये बात सामने आ जाती है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन इतनी जल्दी सफलता मिलती नहीं है। इसके लिए अभी और एक्सपेरिमेंट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्से एंड चेज काफी फेमस रहा इनका एक्सपेरिमेंट। हार्से एंड चेज देखिए, एक फीमेल लेडी है हमारे पास, फीमेल है, एंड हार्से इनकी कलीग्स थी। चेज हार्से के साथ ये भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेशन करती थी। काफी फ्रेंडली थे हार्से एंड चेज अपने सब्जेक्ट पे, अपने रिसर्च पे। हार्से एंड चेज ने एक जगह पे अपना ब्रेन अप्लाई किया कि लोगों को जब भूत चढ़ा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल उनका प्रोटीन है, लोगों पे भूत चढ़ा है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, क्योंकि लोग अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि यार डीएनए कहाँ न्यूक्लियस से निकलेगा, फिर सेल से निकलेगा, फिर जाएगा। लोगों का मानना यही था कि सिर्फ प्रोटीन ही ऐसा है जो एक जेनेटिक मटेरियल है। इस पे हार्से एंड चेज ने कुछ कार्यक्रम किया। देखिए कुछ पहले बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, उसके बाद में बात करता हूं। आपको पता है कि डीएनए में और प्रोटीन में जो ये घमासान छिड़ा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा है क्या, उस पे अगर डीएनए पे देखा जाए तो डीएनए में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर फास्फोरस है। प्रोटीन में बात करें तो प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। अगर किसी तरीके से हम कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करें फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम, यानी फास्फोरस, यहाँ ऐसा फास्फोरस यूज कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया। देखिए रेडियो एक्टिव क्यों ले रहे हैं? रेडियो एक्टिव इसलिए ले रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन में, तो हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया। समझिए बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा हमने जो बैक्टीरिया ग्रो किया, उस बैक्टीरिया इस मिक्सचर में हमने ले लिया सल्फर। कैसा सल्फर? रेडियो एक्टिव सल्फर। जैसा आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है, ग्लिटर लाइट जैसा दिख रहा है, ऐसे ही वहां पर भी हमको दिखेगा अगर सल्फर किसी में जाएगा तो। हमने रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया। दो मीडियम तैयार किए हमने बैक्टीरिया, इसमें एक मीडियम कंटेनिंग फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, एंड अदर वन इज रेडियो एक्टिव सल्फर। क्यों लिया? हमने इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि अब इसमें हम एक वायरस ग्रो करने जा रहे हैं। वायरस, हम जिस वायरस की बात करने जा रहे हैं
उस वायरस का पूरा नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। आपने 11th में पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज वायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है। जैसा ये वायरस ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देता है। क्या है जेनेटिक मटेरियल? अभी हम इसकी सर्चिंग में चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। हमें इतना पता चला कि एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देगा, बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देगा। मान लीजिए नीचे बैक्टीरिया है, तो ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में डाल देगा। अब हमें समझने वाली बात ये थी, ये था इसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का। समझने के बाद हमें ये दिमाग लगाया कि अगर इस वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है वायरस, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा तो हमें यहाँ पर प्रोटीन मिलेगी अंदर। लेकिन कैसे पहचानेंगे? रेडियो एक्टिव सल्फर से, क्योंकि अगर सल्फर चला गया, सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर हमको किसी तरीके से रेडियो एक्टिव सल्फर मिल जाएगा तो हमें समझ जाएंगे कि क्या अंदर पहुंचा है, प्रोटीन अंदर पहुंचा है। अगर हमें किसी बैक्टीरिया में जब हम वायरस से इंफेक्शन कराएंगे और इंफेक्शन कराने के बाद बैक्टीरिया के अंदर अगर हमको रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल जाता है, अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल जाता है तो हमें समझ जाएंगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, बिकॉज़ फास्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरस कंपोनेंट ऑफ डीएनए। एक डीएनए में आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग में ये भी चैप्टर्स में चालू किया है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। हमने उस फास्फोरिक एसिड के फास्फोरस को यहाँ यूज किया। साफ होती है बात कि अगर बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फास्फोरस मिल रहा है तो वहां पर डीएनए पहुंचा है, और अगर हमें रेडियो एक्टिव सल्फर मिल जाता है इसका मतलब वहां पर हमारे प्रोटीन पहुंची है। और इसी बेस को लेकर के हमारे हार्से एंड चेज ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट, एक बड़ी रिसर्च करी, जिससे ये दुनिया में साबित हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई। अभी एनसीईआरटी पे चलता हूं। तो हमने किया क्या, हमने इस वायरस को दोनों कल्चर में ग्रो करवाया, लैब में डाल दिया वायरस को, वायरस बढ़ता रहा, फलता फूलता रहा। जब वायरस बढ़ता था तो वायरस को डीएनए बनाना है तो वो डीएनए के क्या लेगा, फास्फोरस लेगा। जब फास्फोरस लिया तो उसकी बॉडी में रेडियो एक्टिव फास्फोरस पहुंच गया, यानी जो डीएनए था उसमें हमारा रेडियो एक्टिव फास्फोरस पहुंच गया। एक्सपेरिमेंट पहला पूरा हुआ कि हाँ भाई ऐसे हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार कर लिया। इधर हमने क्या किया था, इधर जो हमने अपना वायरस ग्रो किया, इस वायरस की बॉडी में क्या था, इस वायरस की बॉडी में, इस वायरस की बॉडी में हमारा ये वायरस था, यही वाला वायरस, जैसा वायरस होता वही है। यहाँ पर जब भी रिप्रोडक्शन करता जा रहा है, बढ़ा रहा नंबर, तो नंबर बढ़ाने के क्या कर रहा है, सल्फर ले रहा है। क्योंकि बॉडी जो वायरस की बनी होती है उसमें 96% अप्रोक्सीमेटली 96% प्रोटीन होता है और रिमेनिंग पार्ट में उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इसने रेडियोएक्टिव फास्फोरस ले लेकर उसको डीएनए बनाना था। यहाँ पर इसने अपनी बॉडी बनाने के लिए, प्रोटीन की कोड होती है, प्रोटीन बनाने के लिए इसने रेडियोएक्टिव सल्फर ले लिया। एक वायरस रेडियोएक्टिव सल्फर रखता है, एक वायरस रेडियोएक्टिव फास्फोरस रखता है। अब हम इन दोनों वायरस की मुलाकात कराएंगे बैक्टीरिया से, दोनों को हम इंफेक्शन कराएंगे। बैक्टीरिया से इंफेक्शन करा दिया। इंफेक्शन कराने का मतलब हमने ये वायरस, ये इन्फेक्ट कर रहा है किसको, इस बैक्टीरिया को। इधर हमारे येलो वाले वायरस हैं जहां पर रेडियोएक्टिव सल्फर है, इन्होंने इन्फेक्ट किया इस बैक्टीरिया को। ये पहला प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन। हमने इन्फेक्शन करा दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, कहीं लेके नहीं आते पकड़ करके इसको लेके जाना है, कुछ कटवा ले जाना है, नहीं, बैक्टीरिया को उठाया, इधर डाल दिया, दोनों को साथ में मिला के रख दिया, इन्फेक्शन अपने आप चालू हो जाएगा। जब इन्फेक्शन चालू हुआ बेटा, तो इन्फेक्शन के थोड़ी देर बाद हमने इन वायरस को बाहर निकालना समझा, इनको रिमूव कर दो भाई, वायरस को रिमूव करेंगे। और जब हमने बाद में देखा तो हमें एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिली कि जो हमारा फास्फोरस कंटेनिंग रेडियोएक्टिव वाला था, जब उसको देखा गया
तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मॉलिक्यूल मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन वाला पार्ट था, यहां पे हमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस देखने को नहीं मिला। रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहां पर हमने रेडियो एक्टिव सल्फर फास्फोरस लिया नहीं था, यहां पर हमने क्या लिया था? सल्फर। और जब ब्लेंड कर दिया तो प्रोटीन मॉलिक्यूल हट जाते हैं इस जगह से, और प्रोटीन में क्या थे? रेडियो एक्टिव सल्फर थे। तो हमें जो सल्फर मिला वो सल्फर मिला बैक्टीरिया के सरफेस पे, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। अगर बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मिल जाता तो हम कह देते कि हाँ, प्रोटीन जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हुई, लेकिन नहीं, वो घटना यहाँ घटी। यहाँ पर जब वायरस ने इन्फेक्शन किया तो हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला, जिससे ये प्रूव हुआ, फास्फोरस से कंपोनेंट है डीएनए का, जिससे ये प्रूव हुआ कि हाँ, डीएनए ही ट्रांसफर होता है। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। ये मैंने बेसिक थीम दिया, अब मैं आपको एनसीईआरटी पे लेकर चलता हूँ। हार्शे एंड चेज ने यही किया। हार्शे एंड चेज grew some bacteriophage virus on a medium containing radioactive phosphorus P32 and some virus containing radioactive sulfur S35। P32 फास्फोरस और S35 सल्फर। देखिए भाई, चीजें मैंने बताया, वायरस grown in P32 got radioactive DNA because only DNA contain phosphorus, क्योंकि DNA कंटेन करता है फास्फोरस को। वायरस grown in S35 got radioactive protein because protein contains sulfur। तो फास्फोरस सिर्फ डीएनए में है एंड प्रोटीन में सिर्फ सल्फर होता है। इस तरीके से हमने कल्चर मीडियम यहाँ पे तैयार किया। एक तैयार किया हमने नॉर्मल रेडियोएक्टिव फास्फोरस में, और एक हमने तैयार किया रेडियोएक्टिव सल्फर में। These preparation was used separately to infect E. coli bacteria। एक कॉमन बैक्टीरिया है जो पाया जाता है इंटेस्टाइन में, ह्यूमन गट में भी पाया जाता है, ये E. coli बैक्टीरिया। हमने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया, हमने इन्फेक्शन करा दिया, E. coli में इन्फेक्शन हो गया। आफ्टर इन्फेक्शन द E. coli cell was gently agitated in a blender। देखिए, ब्लेंडर कुछ नॉर्मल ब्लेंडर है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके दिमाग से बाहर हो। पहला इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन के बाद हमने ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग से क्या होती है? प्रोटीन कोड हट जाता है। ब्लेंडिंग से प्रोटीन कोड हट जाता है, जो वायरस की प्रोटीन कोड रही होगी वो हट गई। एंड थर्ड पे हमने क्या कराया? सेंट्रीफ्यूगेज कराया। सेंट्रीफ्यूगेट में कराया किस लिए? देन द कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूगेड टू सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर बैक्टीरियल सेल। भाई, अभी वायरस भी मिला हुआ है उसमें टेस्ट ट्यूब में, और बैक्टीरिया भी है, दोनों में देखने में प्रॉब्लम होगी। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड थ्रू वायरस को रिमूव करते हैं। क्यों? जैसे दूध में मलाई लाइट है तभी वो तैर रही है, आराम से आपने सेपरेट कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। हमने भी इस टेस्ट ट्यूब से वायरस को रिमूव किया, क्योंकि वायरस लाइट होते हैं, हटा दिया। अब सिर्फ बचा बैक्टीरिया, और जब सिर्फ बचा बैक्टीरिया इन्फेक्ट विद वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए, व रेडियोएक्टिव डीएनए हैड पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। हमें रेडियोएक्टिव डीएनए मिला, और ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही था जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। अगर प्रोटीन होती तो हमें रेडियोएक्टिव सल्फर मिल गया होता, लेकिन हमें रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं मिला। हमें मिला तो मिला क्या? रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाला एलिमेंट, और वो था हमारा डीएनए। बैक्टीरिया इन्फेक्ट विद वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया। प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करी, यानी वायरस ने जब बैक्टीरिया पे कुछ ट्रांसफर करने की कोशिश की तो वो ट्रांसफर उसने अपना जेनेटिक मटेरियल किया, ना कि प्रोटीन। और इससे प्रूव होता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो था डीएनए। हार्शे एंड चेज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके लिए उन्हें काफी सम्मान मिला, और पब्लिक को ये पता चल सका कि हमारा डीएनए हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक कॉमन सा मेथड था। इसी पे एनसीईआरटी का डायग्राम की बात करेंगे तो आपको डायग्राम एनसीईआरटी में ऐसा मिल रहा है। ये हमारे देखिए रेडियोएक्टिव सल्फर रख रहे हैं, ये रेडियोएक्टिव फास्फोरस रख रहे हैं। रेडियोएक्टिव सल्फर, रेडियोएक्टिव फास्फोरस। पहले हेडिंग बनती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में दोनों को मिक्स कर दिया गया, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस दोनों ने मिलकर के इन्फेक्शन किया। ये हमारे देखिए वायरस है। वायरस बाद में हमने ब्लेंडिंग करी, ब्लेंडिंग के थ्रू हमने वायरस पार्टिकल को रिमूव कर दिया बैक्टीरिया से।
तो जब वायरस पार्टिकल को रिमूव करते हैं तो ये सेकेंड हेडिंग बनती है आपकी बेंडिंग। एंड थर्ड में सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मींस उस सॉल्यूशन से वायरस पार्टिकल को रिमूव कर लिया पूरी तरीके से, केवल बैक्टीरिया बचा, जिससे हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को अच्छे से देख सकें। जब हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में देखा तो हमें रेडियोएक्टिव डिटेक्ट हुआ सेल में, जो सल्फर था हमारा, एक फास्फोरस कंटेनिंग रेडियोएक्टिव था, जिससे प्रूव हुआ कि वायरस ने अगर कोई ट्रांसफर किया है तो अपना डीएनए ट्रांसफर किया है, ना कि इस तरीके से। माय फ्रेंड्स, हमने एक्सपेरिमेंटली आज का टारगेट पूरा किया, जो हमने और आपने वादा किया था कि हमें आज ये प्रूव करना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए, वो हमने साबित किया। लेकिन देखिए कितनी रिसर्चें रही हैं, कहाँ ग्रिफिथ से पहले ट्रांसफॉर्मिंग मेथड दिया कि हाँ कोई ना कोई चीज ट्रांसफर होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को बदल देता है, जैसे आर स्ट्रैंड को बदल दिया था एस स्ट्रैंड। उस पे हुआ तो लोगों को ये पता चला कि हाँ कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद आ गए हमारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव केमिकली किया, मैक्री और मैककार्टी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि हाँ भाई प्रोटीन नहीं पास हो रही है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, एस स्ट्रैंड वाले आर स्ट्रैंड में बदल गए थे। आरएनए के डिग्रेड करने के बावजूद भी एस स्ट्रैंड आर में बदल रहा था, आर स्ट्रैंड एस में बदल रहा था। एंड लास्ट में जब डीएनएस डाला तो उसने डीएनएस का ब्रेकडाउन कर दिया, जिस कारण एस वाले के सारे डीएनए टूट के बिखर गए। और जब टूट के बिखर गए तो वहां पर टी वाला एस में नहीं कन्वर्ट हो पाया। कुछ इन्होंने हेल्प करी, हार्सेनचेज ने और लंबा दाव खेल दिया बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज करते हुए, और एटलीस्ट हमने पता लगाया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियोस को थोड़ा सा रुक रुक करके पॉज करके देखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे आपसे कुछ आरएनए के बारे में, कुछ आरएनए वर्ल्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए